Hello friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our unit number 27 of AFM, which is based on working capital finance, working capital management. So let's discuss working capital management. दोस्तों इसमें सबसे पहला पॉइंट है वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में बताया जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल बेसिकली होता क्या, व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल साइकिल। एक फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल है, वो एक रोल ये है कि आप लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस तो अरेंज कीजिए ही कीजिए फिक्स एसेट के लिए। मतलब ये होता है दोस्तों कि एक फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो है वो क्या करता है कि फंड फाइंड करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना और इक्विपमेंट खरीदना, व्हीकल खरीदना, इसके लिए फ़ंड का कहाँ से फ़ंड चाहिए, ये किसका काम है दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजर का। ये तो काम है ही है, उसे करना ही है दोस्तों। और उसका दूसरा काम भी है, दूसरा काम क्या बताया जा रहा है उसे मैं बताता हूँ आपको। उसका दूसरा काम भी है किसका, फाइनेंस मैनेजर का। वो ये है दोस्तों, दूसरा काम ये है कि वो मैनेज करेगा कंपनी के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को। तो लॉन्ग टर्म नीड को तो मैनेज करना ही करना है, साथ साथ दोस्तों शॉर्ट टर्म नीड को भी मैनेज करना है। करंट एसेट के अंदर दोस्तों क्या बताया जा रहा है, करंट एसेट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो ये बेसिकली ऐसे एसेट होते हैं विच आर दैट अ कंपनी यूज इन डे टू डे ऑपरेशन टू जनरेट रेवेन्यू। जैसे बेकरी को फ्लावर चाहिए, शुगर चाहिए, एग चाहिए ताकि केक और पेस्ट्री बना सके, और ये सभी आइटम दोस्तों करंट एसेट माने जाते हैं। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ मनी है उसे यूज़ किया जाता है कंपनी के करंट एसेट को फंड करने के लिए, जो कि रेवेन्यू जनरेट करेगा और दोस्तों नियर फ्यूचर में जैसे कैश फ्लो आएगा। जैसे बेकरी जो है शुगर परचेज करेगी सप्लायर से क्रेडिट पे और अलाउ करेगी केक बना सके, इनकम रेवेन्यू जनरेट कर सके, ठीक है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ मनी है, ठीक है, उसे भी यूज़ किया जाता है ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस कर सके। लेकिन दोस्तों वो एक आपको बफर प्रोवाइड करता है कंपनी के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को। जैसे मान लीजिए कि किसी बेकरी ने लोन लिया है एक नए ओवन खरीदने के लिए, तो दोस्तों उसमें से कुछ फ़ंड को, लोन के कुछ फ़ंड को यूज़ कर सकते हैं रॉ मटेरियल को परचेज़ करने में ताकि केक बना सके, जब वो रेवेन्यू वेट करेगा कि रेवेन्यू आ जाए। तो फाइनेंशियल मैनेजर का रोल के अंदर समझाया गया है दोस्तों। करंट एसेट क्या होता है ये समझाया गया। लॉन्ग टर्म सोर्स जो है कुशन प्रोवाइड कर सकता है करंट एसेट को फाइनेंस करने में, ये समझाया गया है। अब जरा बात करते हैं दोस्तों वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब वर्किंग कैपिटल को मैनेज कैसे किया जाता है, आइए इसको पहले डिस्कस करते हैं कि हाउ अ वर्किंग कैपिटल इज़ मैनेज। सो लेट्स डिस्कस हाउ वर्किंग कैपिटल इज़ मैनेज। सो फ्रेंड्स देखिए, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आप करंट एसेट को भी मैनेज करते हैं और उनके सोर्स ऑफ फाइनेंस को भी मैनेज करते हैं। मतलब ये बात दोस्तों कि कंपनी को मैनेज दोनों चीज़ करना है, एसेट को भी मैनेज करना है जो कि डे टू डे ऑपरेशन के लिए यूज़ करती है, जैसे इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल या कैश के लिए, और जो फाइनेंसिंग यूज़ करती है इन सभी एसेट को पे करने के लिए, जैसे लोन, लाइन ऑफ क्रेडिट या कैश रिजर्व, तो दोनों को मैनेज करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में बताया जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब एक प्रोसेस होता है कि हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दें फिनिश्ड गुड्स में। सो रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड टू फिनिश्ड गुड्स, और तब उसे कस्टमर को क्या किया जाता है दोस्तों, बेचा जाता है, एंड देन इट इज़ सोल्ड टू द कस्टमर। सो जैसे मान लीजिए कि क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है, वो फैब्रिक प्रोड्यूस करेगा, सीविंग सप्लाई प्रोड्यूस करेगा और उससे फिनिश्ड गारमेंट में कन्वर्ट करेगा, फिर उसे बेचेगा कस्टमर को, और तब रेवेन्यू को यूज़ कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक खरीदने में, सप्लाई खरीदने में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल साइकिल का जो लेंथ है वो डिपेंड करता है कि कितना लॉन्ग लगेगा, कितना समय लगेगा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बदलने में और पेमेंट कस्टमर से रिसीव करने में। जैसे मान लीजिए कि कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है, उसके पास बहुत सारा फैब्रिक स्टॉक में है और वो क्विकली कन्वर्ट कर सकता है उसको गारमेंट में, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल शॉर्टर होगा। और यदि मैन्युफैक्चरर को बहुत दिन वेट करना पड़ेगा तो लॉन्गर होगा वर्किंग कैपिटल साइकिल। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल वो पैसा का, वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि कंपनी को ज़रूरत पड़ती है अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए, जैसे इन्वेंट्री, सैलरी, रेंट। जैसे मान लीजिए कि क्लॉथ मैन्युफैक्चरर को पे करना है फैब्रिक के लिए, स्विंग सप्लाई के लिए, एम्प्लॉय के सैलरी के लिए, तो उसके पास इनफ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए सभी एक्सपेंस को कवर करने के लिए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल का वो अमाउंट ऑफ टाइम होता है क्योंकि कंपनी को रॉ मटेरियल को फिनिश गुड कन्वर्ट करने में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, और उस गुड्स को कस्टमर को बेचने में जो समय लगता है, पेमेंट रिसीव करने में लगता है। यदि कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चरर को 1 महीना लगता है फैब्रिक परचेज़ करने में, गारमेंट बनाने में और फिर कस्टमर को बेचने में, तो वो वर्किंग कैपिटल साइकिल 1 मंथ माना जाएगा, ठीक है। फिर बताया जा रहा है कि जितना लंबा आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा तो उतना ही दोस्तों उतना ही वर्किंग कैपिटल का नीड बढ़ेगा। तो जितना लंबा आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा उतना ही नीड बढ़ेगा वर्किंग कैपिटल का, ये समझाया जा रहा है दोस्तों। और एक्यूरेटली एसेस करना वर्किंग कैपिटल के नीड को, ठीक है, टू एसेस द एक्यूरेटली दैट व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल नीड, ये क्रूशियल है इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए। यानी आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि आपकी वर्किंग कैपिटल नीड कितनी है, राइट। अब आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, करंट एसेट ऑफ द फर्म। अब देखिए फर्म के करंट एसेट में क्या क्या इंक्लूडेड है।
देखिए अमाउंट एंड टाइप ऑफ करंट एसेट जो कि फर्म को ज़रूरत पड़ता है वो वेरी करता है बहुत सारे फैक्टर पे, जैसे कि बिज़नेस का टाइप क्या है, बिज़नेस का साइज़ क्या है, प्रोडक्शन पॉलिसीज़ क्या है, सीजनल वेरिएशंस क्या है, इन सभी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें। दूसरा फैक्टर है दोस्तों नेचर ऑफ बिज़नेस, यानी बिज़नेस का, ये तो पहले मैंने बताया कि कितना अमाउंट है, कितना टाइप है करंट एसेट का जो कि फर्म को ज़रूरत पड़ती है, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। दूसरा है दोस्तों कि बहुत तरह के बिज़नेस होते हैं, इनका अलग अलग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। जैसे पब्लिक यूटिलिटीज़ को लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों उनके पास दोस्तों उतना इन्वेंट्री या रिसीवेबल नहीं होता है अपने मैनेज करने का, जबकि ट्रेडिंग या फाइनेंशियल फर्म को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है अपने इन्वेंट्री और रिसीवेबल को फाइनेंस करने में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो जैसे बिज़नेस अपने साइज़ में ग्रो करेगी तो वर्किंग कैपिटल नीड जो है बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों लार्जर बिज़नेस को ज़्यादा इन्वेंट्री चाहिए, ज़्यादा रिसीवेबल चाहिए, ज़्यादा करंट एसेट चाहिए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि यदि कोई बिज़नेस मेंटेन करती है एक एवरेज लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो वो अपने वो दोस्तों ज़्यादा इन्वेंट्री को एक्यूमुलेट करने को अवॉइड कर सकती है, क्योंकि इसके वर्किंग कैपिटल नीड को रिड्यूस कर दे, क्योंकि वो एवरेज लेवल प्रोडक्शन मेंटेन कर रही है। ये इसलिए दोस्तों कि एक्सेसिव इन्वेंट्री जो है ना, बहुत ही कैश के लिए बहुत कैश चाहिए, और दोस्तों जो बेटर यूटिलाइज कर सकता है उस कैश को आप दूसरे एरिया ऑफ बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जब बिजी सीजन होता है, जैसे हॉलीडे सीजन आता है, तो बिजनेस को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है अपने इन्वेंट्री को फाइनेंस करने में, रिसीवेबल को फाइनेंस करने में, क्योंकि दोस्तों हायर डिमांड रहेगा बिजनेस प्रोडक्ट का या सर्विसेज का। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो वर्किंग कैपिटल, कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए एक बिजनेस को, वो डिटरमाइन किया जाता है कितना समय लगता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में और उसका पेमेंट रिसीव करने में कस्टमर से। इसे ही कहा जाता है ऑपरेटिंग या वर्किंग कैपिटल साइकिल, और बिजनेस के पास इनफ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए अपनी साइकिल को फाइनेंस के लिए। फिर बताया जा रहा है दोस्तों जो करंट एसेट होता है, जैसा कि वो एसेट जिसको हम लोग क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एक साल के अंदर, उसे क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग टाइप में, जैसे कैश या कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल या दूसरे करंट एसेट। तो कैश या कैश इक्विवेलेंट के अंदर कैश ऑन हैंड और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स आते हैं। रिसीवेबल के अंदर जो मनी बिजनेस को आप बैंक ने दिया है, कस्टमर को दिया है। या दूसरा करंट एसेट दोस्तों, उसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंस आ सकते हैं या शॉर्ट टर्म एसेट आ सकते हैं जो कि बिजनेस के पास है। ठीक है, ये सभी। अब बात करते हैं दोस्तों क्या क्या सोर्स है करंट एसेट को फाइनेंस करने का। तो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द सोर्सेज अवेलेबल टू फाइनेंस द करंट एसेट। तो देखिए दोस्तों, करंट एसेट को फाइनेंस करने का आइए ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से सोर्स अवेलेबल है बैंक के पास। सो एक एक पॉइंट को हम लोग ध्यान से समझते हैं दोस्तों। व्हाट आर द सोर्सेज विच आर अवेलेबल फॉर अ बैंक टू फाइनेंस इट करंट एसेट। करंट एसेट आपने समझ लिया ना, ठीक है। अब दोस्तों जैसे पहला है पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। तो मेन सोर्स कौन कौन सा है दोस्तों? हाँ, तो मेन सोर्स कौन कौन सा है किसी करंट एसेट के लिए, करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए? तो यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर करंट एसेट। तो जो मेन सोर्स है मतलब कि जो स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि क्या क्या तरीका है जिससे कंपनी अपने करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए यूज़ कर सकती है। मतलब जैसे इन्वेंट्री हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया। तो पहला है दोस्तों एक्रूवल मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक्रूवल का मतलब समझिए। एक्रूवल का मतलब ये होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसीवेबल और एक्सपेंस। तो एक्रूवल का मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास जो रिसीवेबल हैं, जो एक्सपेंस हैं, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ रेवेन्यू या एक्सपेंस जो कि अभी तक पेड नहीं किया गया है या रिसीव नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा आपको। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी सर्विस देती है कस्टमर को, लेकिन अभी तक उसे इनवॉइस नहीं की है, तो ये अमाउंट ऑड है कस्टमर को, जिसको एक्रूवल माना जाएगा। दूसरा होता है दोस्तों ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है कि ये क्रेडिट होता है जो कि सप्लायर बायर को देते हैं, जिससे अलाउ करते हैं कि वो पेमेंट को डिफ़र कर सकेगा गुड्स एंड सर्विस रिसीव के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है किसी सप्लायर से, तो सप्लायर अलाउ करेगा कि तुम जो है बाद में पेमेंट कर देना इस मटेरियल का, जो कि कंपनी को समय मिलेगा ताकि वो मटेरियल को यूज़ कर ले, प्रोडक्ट क्रिएट कर ले और फिर उसे बेच दे, और तब जाके वो मटेरियल के लिए पेमेंट कर दे किसे? सप्लायर को। ये होता है ट्रेड क्रेडिट। तीसरा तरीका होता है दोस्तों वर्किंग कैपिटल एडवांस बाय कमर्शियल बैंक। यानी दोस्तों लोन जो है बैंक देती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देती है, ताकि कंपनी को हेल्प कर सके उसे करंट एसेट को फाइनेंस करने में। तो कंपनी जैसे लोन ले सकती है बैंक से कि वो इन्वेंट्री परचेज करे या सप्लायर को पे करे। ये सभी लोन शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, उनको तुरंत एक साल के अंदर ही पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सभी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करंट एसेट का फाइनेंस होता है, जैसे एक्रूवल के बेसिस पे, ट्रेड क्रेडिट के बेसिस पे, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के बेसिस पे। उसके अलावा दोस्तों पब्लिक डिपॉजिट है। कंपनी जो है फंड रेज कर सकती है वर्किंग कैपिटल का, पब्लिक डिपॉजिट ले ले पब्लिक से, ये भी एक तरीका है दोस्तों, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट इज ऑल्सो अ वे टू रेज द फंड, राइट। सो पब्लिक से भी डिपॉजिट जो है रेज किया जा सकता है।
राइट। तो ये और तरीका है, ये भी एक तरीका है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी जो है एक फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगी डिपॉजिट पे फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, और फिर क्या करेगी, फंड रेज करेगी और उस फंड को यूज़ करेगी अपने करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे। दूसरा तरीका है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, मतलब कंपनी जो है पैसा दे सकती है एक दूसरे को इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। जैसे मान लीजिए कंपनी के पास सरप्लस कैश है तो वो डिपॉजिट कर सकती है बैंक अकाउंट के दूसरे कंपनी में और उससे इंटरेस्ट कमा सकती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है राइट डिवेंचर फॉर वर्किंग कैपिटल, मतलब कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है अपने शेयर होल्डर को, जिसको यूज़ किया जा सकता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फाइनेंस करने में। जैसे मान लीजिए कि कंपनी शॉर्टेज फेस कर रही है फंड का अपने करंट एसेट के लिए, तो वो डिवेंचर इशू करेगी अपने शेयर होल्डर को और फंड रेज करेगी। कंपनी जो कमर्शियल पेपर दे सकती है फंड रेज करने के लिए शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। कमर्शियल पेपर एक तरह का शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको इशू किया जाता है डिस्काउंट पे और फेस वैल्यू पे रिडीम किया जाता है। दोस्तों फैक्टरिंग क्या होता है? फैक्टरिंग दोस्तों एक कंपनी क्या करती है, अपने अकाउंट रिसीवेबल को थर्ड पार्टी को दे देती है, उस थर्ड पार्टी को हम लोग फैक्टर कहते हैं, डिस्काउंटेड रेट पे देती है ताकि उसको इमीडिएट कैश फ्लो मिल जाए। जैसे मान लीजिए कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग इनवॉइस है तो उसे बेच देगी किसी फैक्टर को जो कि पे करेगा डिस्काउंटेड अमाउंट उसको, और फैक्टर जो है सारा अमाउंट कलेक्ट करेगा इनवॉइस का जिस कस्टमर से कंपनी के कस्टमर से। तो ये भी एक तरीका है दोस्तों, ठीक है। तो आपको मैंने बहुत सारे तरीका बताए कि कैसे दोस्तों करंट अकाउंट को फाइनेंस किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों करंट अकाउंट को फाइनेंस करना आपने देख लिया। फिर एक फॉरफेटिंग भी एक तरीका होता है, आगे फॉरफेटिंग को मैं समझा देता हूँ। फैक्टरिंग से सिमिलर होता है दोस्तों ये फॉरफेटिंग, दिस फॉरफेटिंग इज सिमिलर टू द फैक्टरिंग। ओके, सो व्हाट इज़ फॉरफेटिंग, और दोस्तों आप हम लोग एक्रूवल वगैरह को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए फॉरफेटिंग क्या होता है, व्हाट इज़ फॉरफेटिंग। हाँ, तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि अ फर्म ऑन वर्किंग कैपिटल फंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्म फॉरफेटिंग मतलब एक तरह का इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग होता है जहाँ पे एक्सपोर्टर अपने रिसीवेबल को बेचता है किसी फॉरफेटर को डिस्काउंट पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझाया जा रहा है कि किसी फर्म का अपना वर्किंग कैपिटल फंड कहाँ से आता है। तो देखिए वो कंपनी फर्म ऑन वर्किंग कैपिटल फंड का मतलब कि मनी जो कि कंपनी ला रही है अपने लॉन्ग टर्म सोर्स से, जैसा कि रिटेन अर्निंग से या इक्विटी फाइनेंसिंग के लिए। मान लीजिए कि कंपनी बहुत सालों तक प्रॉफिट अर्न की तो उसने एकोमुलेट किया है बहुत सारा फंड जो कि इसने डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया अपने शेयर होल्डर को, तो इस अमाउंट को वो यूज़ कर सकती है वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि यदि फर्म मतलब ये दोस्तों यदि फर्म जो है अपने सारे करंट एसेट को फाइनेंस करेगी यूजिंग शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड, तो ये लिक्विडिटी क्राइसिस फेस कर सकती है या कैश क्रंच फेस कर सकती है। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड हमेशा रेडली अवेलेबल नहीं होगा और उसमें हो सकता है हायर इंटरेस्ट रेट आए या स्ट्रिक्ट रिपेमेंट टर्म आए। यदि कंपनी पूरा का पूरा रिलाई करेगी बैंक ओवरड्राफ्ट पे अपने इन्वेंट्री परचेज को फाइनेंस करने के लिए, तो ये डिफिकल्टी फेस कर सकती है जब बैंक डिसाइड करेगी कि ओवरड्राफ्ट लिमिट को कम किया जाए, ठीक है, या डिमांड को या इमीडिएट रिपेमेंट डिमांड करेगी, तो उस केस में कंपनी डिफिकल्टी फेस करेगी। तो इसीलिए पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म एसेट मतलब करंट एसेट को आप शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड से नहीं ये फाइनेंस कर सकते हैं। फिर बताया जा रहा है ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, एक रीजनेबल पोर्शन करंट एसेट का वो फाइनेंस किया जाएगा लॉन्ग टर्म सोर्स से, जैसे कि इक्विटी या डेट फाइनेंसिंग से। इससे क्या होता है कि कुशन मिलता है अगेंस्ट द लिक्विडिटी क्राइसिस। जैसे मान लीजिए कि कंपनी लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू की अपने फिक्स एसेट को फाइनेंस के लिए, लेकिन दोस्तों उस पोर्शन का बॉन्ड का कुछ पोर्शन को अपने करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए भी यूज़ कर सकती है। इस तरह से क्या होगा, इसके पास स्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि इंडिया में बैंकर जो है ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का जो पोर्शन होता है जो कि करंट एसेट के लिए यूज़ करते हैं, उसे कम से कम करंट एसेट का 25% होना चाहिए, ठीक है। करंट एसेट का कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। इसको नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कंपनी का टोटल करंट एसेट है 1 लाख का, तो बैंकर एक्सपेक्ट करेंगे कि उसके पास कम से कम नेट वर्किंग कैपिटल जो है 25,000 का होना चाहिए। मतलब ये चीज़ आ गया है, मतलब ये वो पोर्शन होगा फाइनेंस का जो कि लॉन्ग टर्म पोर्शन होगा जो कि यूज़ किया जाएगा करंट एसेट को फाइनेंस के लिए। मतलब 1 लाख यदि करंट एसेट है तो उसका 25% तो कम से कम लॉन्ग टर्म से होना ही चाहिए, और इसी को कहा जाता है दोस्तों नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। समझ में आया कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि जैसे लॉन्ग टर्म सोर्स, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का करंट एसेट है 1 लाख का, ठीक है, तो उसमें से 1 लाख में से जो है ना कम से कम 25,000 रुपये अपने लॉन्ग टर्म सोर्स से लाए, बाकी 75,000 रुपया शॉर्ट टर्म से ला सकती है। तो ये जो NWC यानी नेट वर्किंग कैपिटल एक मार्जिन मनी होता है जो कि फर्म के द्वारा लाया जाता है अपने करंट एसेट को एक्वायर करने के लिए। यदि ये पैसा जो है कंपनी अपने सोर्स से ला सकती है फाइनेंस करने के लिए करंट एसेट को, और जो रिमेनिंग पोर्सन है वो शॉर्ट टर्म सोर्स से फाइनेंस किया सकता है। जैसे एक कंपनी को 1 लाख रुपया चाहिए करंट एसेट के लिए, तो उसके पास 25,000 NWC होना चाहिए, तो रिमेनिंग 75,000 जो रिमेनिंग है वो शॉर्ट टर्म सोर्स है, जैसे बैंक क्रेडिट से या ट्रेड
ट्रेड क्रेडिट से फाइनेंस कर सकती है। अभी मैंने आपको बताया ना बहुत तरीका, जैसे ट्रेड क्रेडिट हो गया, फैक्टरिंग हो गया, और भी बहुत तरीका होता है जिसको क्रेडिट फाइनेंस। लेकिन कुछ तो पोर्सन लॉन्ग टर्म सोर्स का होना चाहिए, जैसे मार्जिन कह सकते हैं आप, या जैसे आप नेट वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। तो फुली आपको नेट वर्किंग कैपिटल समझ में आ गया होगा। ये वो पोर्सन होता है आपके करंट एसेट का जिसको जो है वो कंपनी जो है आपके लॉन्ग टर्म सोर्स से लाएगी। अब जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, इसको समझते हैं। तो करंट एसेट को एक्वायर करने के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए फंड को अरेंज करना पड़ेगा। और ये जो फंड है वो दोस्तों अरेंज किया सकता है शॉर्ट टर्म से या लॉन्ग टर्म सोर्स से। लेकिन दोस्तों फर्म अपने सारे करंट एसेट को शॉर्ट टर्म सोर्स से फाइनेंस करेगी तो लिक्विडिटी क्रंच फेस कर सकती है, कैश क्रंच फेस कर सकती है। ये रिकमेंड किया जाता है कि जो रीजनेबल पोर्सन है टोटल करंट एसेट का वो फाइनेंस किया जाए लॉन्ग टर्म सोर्स से, और इसी पोर्सन को कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। अब देखिए एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि एक फर्म ने एस्टिमेट किया कि इसका जो टोटल रिक्वायरमेंट है करंट एसेट का वो है 100 लाख का। ठीक है, फर्म ने देखा कि 100 लाख का करंट एसेट का रिक्वायरमेंट है। इसने क्या किया कि ये शॉर्ट टर्म्स फाइनेंस जो है 75 लाख का किया अलग अलग सोर्स से। तो यदि इसको NWC निकालना है तो आपको दो चीज़ निकालना है, NWC कितना होगा और करंट रेशियो कितना होगा फर्म का। चलिए निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपका जो टोटल करंट लायबिलिटी है, तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है, आप पहले देखिए कि करंट एसेट का रिक्वायरमेंट कितना है 100 लाख, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस कितना अरेंज किया है 75 लाख। तो दोस्तों जो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी। तो टोटल करंट एसेट आपको 100 लाख दिया हुआ है, और टोटल करंट लायबिलिटी क्या होता है दोस्तों, यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंस अरेंज, ठीक है, फ्रॉम द टोटल करंट लायबिलिटी। तो 75 लाख रुपया शॉर्ट टर्म इसका करंट लायबिलिटी हो गया। तो NWC कितना हो जाएगा, 25 लाख हो जाएगा। तो 25 लाख जो है मार्जिन के रूप में लिया जाएगा या NWC के रूप में लिया जाएगा। दूसरा चीज़ पूछा है करंट रेशियो। करंट रेशियो एक रेशियो होता है जो कि कंपनी की एबिलिटी को शो करता है कि वो अपने करंट लायबिलिटी को करंट एसेट से पे कर सके। मतलब दोस्तों करंट रेशियो को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, मैं समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट को कि करंट रेशियो क्या होता है दोस्तों। करंट रेशियो ये बताता है कि कंपनी कितना सक्षम है, कंपनी कितना, तो पार्टिकुलर फर्म कितना सक्षम है कि अपने करंट लायबिलिटी को करंट एसेट से पे कर सके। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं। तो इस केस में करंट एसेट कितना है, करंट एसेट है दोस्तों, करंट एसेट है दोस्तों 100 लाख, और करंट लायबिलिटी कितना है दोस्तों 75 लाख। तो करंट रेशियो कितना हो जाएगा 1.33। मतलब ये बात दोस्तों कि फर्म के पास 1.33 करंट एसेट है प्रत्येक एक करंट लायबिलिटी के लिए, यानी एक यूनिट करंट लायबिलिटी है तो 1.33 करंट एसेट है। तो ये बताया जा रहा है, समझ, ये मतलब अच्छा रेशियो है। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए, तो आपने देखा दोस्तों कि नेट वर्किंग कैपिटल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्योंकि आप समझना बहुत जरूरी होता है आखिर नेट वर्किंग कैपिटल है क्या। ये इसको मार्जिन भी कहा जा सकता है। ये वो पैसा होता है नेट वर्किंग कैपिटल जो कि बैंक बोलती है कस्टमर को कि तुम लाओ, तो अपने लॉन्ग टर्म सोर्स से, जो अपने लॉन्ग टर्म सोर्स है तुम्हारा, उससे जो तुम फंड कुछ लाओ ताकि वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर सको, और बाकी पैसा मैं दूंगा फाइनेंस के फॉर्म में। अब जरा एक्रूवल की बात करते हैं। तो एक्रूवल क्या होता है दोस्तों, एक्रूवल को समझते हैं। मैंने पहले भी बताया एक्रूवल को। एक्रूवल दोस्तों एक अमाउंट होता है जो कि कंपनी गुड्स के लिए ऑफ करती है, सर्विस के लिए ऑफ करती है, जो कि इसने रिसीव कर लिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी लिया, बिजली यूज़ किया एक मार्च के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है अप्रैल में पे किया जाएगा, तो वो जो अमाउंट है ना मार्च का, वो ऑफ हो जाएगा, उसे एक्रूवल माना जाएगा। ठीक है, तो एक्रूवल एक करंट लायबिलिटी होता है बैलेंस शीट में फर्म का, क्योंकि दोस्तों वो अमाउंट होता है जिसको अगले 12 महीना में पे करना है। ये शॉर्ट टर्म सोर्स होता है फाइनेंस का कंपनी के। जैसे मैंने बिजली बिल बताया था ना, ठीक है, क्योंकि मार्च का बिल है अप्रैल में पे करेगा, तो वो मार्च के बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा, एक्रूवल में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एक्रूवल होता है ना, ये बैलेंस शीट में शो किया जाता है करंट लायबिलिटी के फॉर्म में। ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है कंपनी के लिए, क्योंकि दोस्तों ये प्रोवाइड करता है एक टेम्पोररी इनफ्लो ऑफ कैश जब तक अमाउंट को पे ना कर दें। दोस्तों अमाउंट ऑफ एक्रूवल जो कि कंपनी के पास होता है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। ठीक है, जैसा कि कंपनी का एक्टिविटी लेवल क्या है, नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके बाद हायर एक्रूवल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू सर्विस कंपनी, क्योंकि दोस्तों रॉ मटेरियल परचेज कर रही है। मैनेजमेंट का बहुत कम कंट्रोल होता है एक्रूवल पे, क्योंकि दोस्तों ये ऑब्लिगेशन होता है जो कि उसने ऑलरेडी एक्रू कर लिया है और उसको फ्यूचर में पेमेंट किया जाएगा। तो एक्रूवल एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं होता है कंपनी के लिए, क्योंकि दोस्तों ये एक स्मॉल पोर्शन ऑफ कंपनी टोटल लायबिलिटी को शो करता है। फिर दोस्तों देखते हैं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिट को देखते हैं दोस्तों कि क्या ट्रेड क्रेडिट को हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो जरा देखते हैं ट्रेड क्रेडिट में क्या क्या नियम है ट्रेड क्रेडिट से रिलेटेड। सो लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द ट्रेड क्रेडिट। सो अभी मैंने आपको बताया कि नेट वर्किंग कैपिटल होता क्या है। अभी हमने देखा दोस्तों कि एक्रूवल बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज एन एक्रूवल। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू ट्रेड क्रेडिट। दोस्तों ट्रेड क्रेडिट क्या होता है कि एक अरेंजमेंट होता है एक फर्म और सप्लायर के बीच में, जहाँ पे सप्लायर अलाउ करता है फर्म को कि वो गुड्स परचेज करे, सर्विस परचेज करे और पेमेंट को डिले कर ले कुछ समय के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कंपनी इन्वेंट्री परचेज किया रेगुलर सप्लायर से, लेकिन बोला कि हम 30 दिन बाद पेमेंट करेंगे। तो जितना क्रेडिट ऑफर किया जाता है सप्लायर का वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे पेमेंट हिस्ट्री, रेपुटेशन, लिक्विडिटी, इन सभी पे।
ट्रेड क्रेडिट सिग्निफिकेंट सोर्स हो सकता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का किसी फर्म के लिए, क्योंकि ये हेल्प करता है उनको कैश फ्लो को मैनेज करने में, वर्किंग कैपिटल नीड को मैनेज करने में। तो सप्लायर जो है डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं इमीडिएट पेमेंट का, या रिड्यूस क्रेडिट पीरियड कर सकते हैं, इनकरेज फर्म टू पे अर्ली। जैसे सप्लायर 2% डिस्काउंट दे सकता है यदि फर्म जो है 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दे। यदि फर्म के पास एक्सेस कैश होगा तो वो नेगोशिएट कर सकता है रिड्यूस क्रेडिट पीरियड। जैसे मान लीजिए कि कंपनी जो है सप्लायर से नेगोशिएट करेगी पेमेंट के लिए अपने परचेज के लिए विदिन 10 डेज इन द एक्सचेंज फॉर 2% डिस्काउंट। तो ट्रेड क्रेडिट भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अब जरा बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कैसे दिया जाता है। जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, एक तो मैंने आपको ट्रेड क्रेडिट बताया, एक एक्रूअल बताया, ये दो तरीका बताया जिससे शॉर्ट टर्म एसेट को एक्वायर किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है किसी फर्म के द्वारा। अब देखिए जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड करती है उसमें दो तरह का वर्किंग कैपिटल फाइनेंस होता है फंड बेस, एक होता है नॉन फंड बेस। फंड बेस के अंदर दोस्तों क्या क्या आता है, फंड बेस के अंदर आपका आ जाएगा दोस्तों कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट लोन, फिर उसके बाद डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और दोस्तों नॉन फंड बेस के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल आता है। जैसे मान लीजिए कि एक फर्म लोन लेती है कमर्शियल बैंक से अपने करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए, जैसे कि इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल को, तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी लोन पे, और बैंक बोल सकती है कोलेटरल का भी डिमांड कर सकती है। दोस्तों जो बैंक का जो रेगुलेशन है यहाँ समझाया जा रहा है दोस्तों कि रेगुलेशन ऑफ द बैंक फाइनेंस हैज़ बिन डी रेगुलेटेड, ठीक है। तो इंटरेस्ट बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल हैज़ बिन डी रेगुलेटेड, और बैंक जो है अपने जजमेंट को यूज़ कर सकती है असेसमेंट के लिए और सैंक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन। दूसरा ऑप्शन है कंपनीज के लिए करंट एसेट को फाइनेंस करने का, वो पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। तो पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है, मतलब कंपनी फंड रेज कर सकती है पब्लिक डिपॉजिट के माध्यम से अपने करंट एसेट को फाइनेंस के लिए। फिर दोस्तों शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस को यूज़ किया जाता है वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ कंपनी को मीट करने के लिए। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट जो है मोस्ट कॉमन सोर्स है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का। तो ये कंपनी कैश क्रेडिट ले सकती है बैंक से अपनी इन्वेंट्री को फाइनेंस के लिए। फिर दोस्तों फैक्टरिंग और बिल डिस्काउंटिंग भी यूज़ किया जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए। जैसे कंपनी जो है अपने अकाउंट रिसीवेबल को बेच दे किसी फैक्टरिंग कंपनी को डिस्काउंट पे, ताकि तुरंत उसे कैश मिल जाए। कमर्शियल बैंक या स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है किसी कंपनी को। अब दोस्तों बताया जा रहा है पब्लिक डिपॉजिट के बारे में। तो पब्लिक डिपॉजिट को शॉर्ट टर्म फाइनेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। मैंने पहले ही बताया कि पब्लिक डिपॉजिट वो पैसा होता है जो कि कंपनी रेज करती है पब्लिक से, राइट। तो कुछ पैसा आपको पता होगा कि कंपनी जो है कहाँ से रेज करेगी, पब्लिक से रेज करती है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इसे कहा जाता है दोस्तों पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी को शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए 10 करोड़ का अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। इसने क्या किया, ये पब्लिक के पास गई और उसे बेच दिया, उसे बोला कि फंड डिपॉजिट करो और मैं तुम्हें फिक्स इंटरेस्ट रेट दूंगा फिक्स समय के लिए। तो कंपनी इस फंड को यूज़ कर सकती है स्पेसिफिक पीरियड के लिए। फिर दोस्तों कुछ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होता है, मैंने बताया था। फिर डिवेंचर्स होता है, जैसे कंपनी को शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए 20 करोड़ का, तो वो राइट डिवेंचर दे देगी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। फिर कमर्शियल पेपर होता है दोस्तों, कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कंपनी इशू करती है ताकि फंड रेज कर सके अपने शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल नीड को। ये इशू किया जाता है प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में और ये अनसिक्योर्ड होता है। जैसे कंपनी ए को शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए 15 करोड़ का अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, तो उसने क्या किया, कमर्शियल पेपर इशू किया किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को और इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिया शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जो कि 3 महीना से 1 साल तक होता है। दोस्तों कंपनीज हो, NBFCs हो या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या दूसरे एंटिटी जिसके पास मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ का हो, ठीक है, या उसके ऊपर हो, वो एलिजिबल है कमर्शियल पेपर को इशू करने के लिए। जैसे इस कंपनी का 150 करोड़ नेटवर्थ है, वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकता है अपने शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड को मीट करने के लिए। दोस्तों जब कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करती है तो डिस्क्लोज करती है क्रेडिट एनहांसमेंट का, इंक्लूडिंग बैकस्टॉप फैसिलिटी ऑफर डॉक्यूमेंट। क्रेडिट एनहांसमेंट का मतलब ये हुआ कि मेजर जो कि लिया जा रहा है किसी इशूअर के क्रेडिट वर्दनेस को इंप्रूव करने में और जो क्रेडिट रिस्क है उसको घटाने में। जैसे मान लीजिए कि जो कंपनी ने कमर्शियल पेपर इशू किया, वो बैंक से गारंटी ले सकती है, वो बैंक का गारंटी प्रोवाइड कर सकती है, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का गारंटी प्रोवाइड कर सकती है अपने क्रेडिट वर्दनेस को इन्हांस करने के लिए और क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए। अब जरा बात करेंगे दोस्तों कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है इस CV में, यानी कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी दोस्तों कमर्शियल पेपर में यदि कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कमर्शियल पेपर के बारे में बताया कि ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, सिक्योर है कि अनसिक्योर्ड है। तो ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि कंपनी जिसको करती है रिफंड रेज के लिए। अब जरा बात करते हैं व्हाट आर द एलिजिबिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन CP। तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं CP में और NCD में एज पर द, मतलब दोस्तों कि चाहे भारतीय निवासी हो या नॉन रेजिडेंट हो, फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो कमर्शियल पेपर में या नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं एज पर द FEMA रेगुलेशन। जैसे कोई फॉरेन इन्वेस्टर चाहे तो वो इन्वेस्ट कर सकता है CP में, जो कि भारतीय कंपनी ने इशू किया है। CP दोस्तों इशू किया था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और ये अवेलेबल होता है 5 लाख के डिनोमिनेशन में या इसके मल्टीपल में। मतलब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है CP में तो उसके पास कम से कम 5 लाख का तो लेना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि CP को डिस्काउंट टू फेस वैल्यू इशू किया जाता है। मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर जो है लोअर अमाउंट पे करती है CP को शुरू में खरीदने में, और जब मैच्योरिटी होता है तो फुल वैल्यू मिलता है जब मैच्योर होता है। जैसे मान लीजिए कि CP का फेस वैल्यू 1 लाख का, उसे इशू किया जाएगा 5% डिस्काउंट पे, तो इन्वेस्टर कितना पे करेगा, 95,000 पे करेगा, 95,000 पे करेगा उसको खरीदने के लिए। और जब वो मैच्योर होगा तो उसे मिलेगा 1 लाख, यही कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जैसा नहीं है, CP को इशू किया जा सकता है बिना किसी अंडर राइटिंग का, बिना किसी को एक्सेप्टेंस का।
फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो सीपी के जो होल्डर हैं वो ऑप्शन टू कॉल यानी मैच्योरिटी से पहले रिडीम नहीं करवा सकते, ठीक है, और वो मैच्योरिटी को एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही कॉल ऑप्शन ना पुट ऑप्शन। दोस्तों सीपी के पास मैच्योरिटी होता है 7 दिन से लेकर 1 साल तक का। यदि सीपी 7 दिन के लिए इशू किया गया तो इन्वेस्टर जो है फुल अमाउंट जो है 7 दिन के बाद मिल जाएगा उसे। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो हमारा इशूअर होते हैं सीपी का, उनको सेबी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। बताया जाए इशूअर ऑफ सेबी को ऑप्ट इन करना पड़ता है सीआरए सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, इससे पहले कि सीपी इशू करें, और रेटिंग कम से कम E3 का होना चाहिए, जो इंडिकेट करेगा कि इशूअर का कम से कम मॉडरेट लेवल ऑफ क्रेडिट वर्दिनेस तो है। फिर बताया जा रहा है दोस्तों यदि कोई इन्वेस्टर अपने सीपी को मैच्योरिटी से पहले बेचना चाहता है तो वो कर सकता है सेकेंडरी मार्केट में, लेकिन इशूअर जो है उसे वापस सीपी को खरीद सकता है 30 दिन के बाद ही, जिस दिन से डेट ऑफ इशू है, ठीक है। इसका मतलब इन्वेस्टर जो है सीपी को वापस नहीं बेच सकता किसी इशूअर को 30 दिन से पहले। और दोस्तों फिर फैक्टरिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर। पार्ट 2 लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। तो यदि आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं जिसमें सारा कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया हो एक पॉइंट वाइज, तो हमारे पेड प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।